तो आज 13 अप्रैल को हम लोग जो है विशेष प्रोग्राम हम लोग आज कर रहे हैं। विशेष रूप से हमने तनवीर जी को बुलाया हुआ है अपने आज के प्रोग्राम में, जो आरटीआई के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तनवीर जी से मैं मिला भी हूँ कई बार और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो, और उन्होंने आरटीआई के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हुए हैं। यहाँ तक कि अपने पत्रकारिता के माध्यम से भी बहुत सारे सामाजिक हित के काम भी करते रहते हैं। तो इस आज के विशेष सेशन में, जैसे कि हमारा सेशन हम लोग करते हैं हमेशा अपने आरटी क्लास में, कि हम लोग एक मेहमान को बुलाते हैं और हम लोग उनके जीवन की कहानी को आपको सुनाते हैं, और चाहते हैं कि आप लोग ऐसे लोगों के जो उनके जीवन का अनुभव है आरटीआई के कार्य करने का या उनके जीवन का, जैसे उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन लाए आरटीआई को लेकर, तो आप उनके कहानी को, उनके जीवन की तमाम अनुभव को सुनकर आप बहुत सारा आपको उससे प्रेरणा मिलेगा। ठीक है ना? तो आप उनकी जीवन की जो बातें को सुनकर आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप उसके बाद एक 10 मिनट का सेशन होगा जब आप उनसे अपने कुछ सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आमंत्रित करना हमारे बीच में तनवीर सर को। तनवीर जी प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए। मैं इनको मेन लाइन पे कर देता हूँ यहाँ से, जिससे कि वो हम सबको बड़े लेवल पे दिखाई दें स्क्रीन पर। ठीक है, तो दोस्तों ये आप तनवीर अहमद जी हैं और उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ कार्यकर्ता है आरटीआई पे। उन्होंने लंबे समय से काम किया हुआ है और आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और आरटीआई के क्षेत्र में काम करने का एक बहुत बड़ा अनुभव है इनके पास। ठीक है, अब मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ, और अभी भी ये लगातार आरटीआई के तमाम ऐसे बिंदुओं पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम और आप शायद सोचते भी नहीं हैं, लेकिन आप लगातार काम कर रहे हैं। विधानसभा में अपनी बात रखनी हो, या कोई ऐसी बात कर, या आंदोलन करना हो, या किसी आयुक्त के बारे में कोई कंप्लेन करना हो, ऐसी तमाम जो बातें हैं, खासतौर से आरटीआई को बचाने की बात करना हो, तमाम ऐसे कानून जिसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं आरटीआई को लेकर, उसके बारे में करना हो, तो तनवीर सर के पास बहुत सारा अनुभव है। और मैं चाहूंगा कि आप उनके अनुभव को आराम से सुने और उनको नोट भी करें। ठीक है ना? और अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपने कोई मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, बेहिचक आपको वो जवाब देंगे। तो तनवीर जी आपका स्वागत है जागुला के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने जीवन का अनुभव हम लोग के साथ साझा करें कि आपने कैसे आपने आरटीआई का शुरुआत लगाना शुरू किया, और ये सफर कैसे यहाँ तक हुआ। तनवीर अहमद से एक मशहूर व्यक्ति कैसे बन गए यूपी के अंदर, और आज आप बहुत सारा काम आरटीआई कर रहे हैं। अपने जो आपके जो अनुभव रहे हैं, आप पहले आरटीआई से लेके आज तक का, मैं चाहूंगा कि आपने जो आपका सफर रहा, आप हम सबके साथ बांटे, जिससे कि जो ये तो लोग हमसे जो पढ़ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, वो आपके अनुभव को ले सकें और आपसे कुछ सीख सकें। तनवीर जी, ओवर टू यू। सर अच्छा है, मैं सन 1996 में जो है कुछ गांव में दिक्कतें हुई थी, रोड की नहीं बन पा रही थी, तो उसके लिए हमने लिखा पढ़ी की थी, और लिखा पढ़ी करते करते आ गया 2005 और 6 आ गया। तो जब नहीं आया तो मुझे एक ने बताया कि आरटीआई जो है इंदिरा भवन हमारे लखनऊ में हो रही है, तो मैं वहां देखने गया। तो वहां पे बहुत सीनियर आरटी एक्टिविस्ट थे, पत्रकार थे, इजहार अंसारी थी और अफजाल अंसारी, दोनों भाई थे। तो इन्होंने एक छोटी सी किताब मुझे गिफ्ट दिया वहां पर, और कहा इस आरटीआई साहब को भी कर दे। तो मैंने उस चिट्ठियां जो दी थी रोड बनने के लिए, उसपे मैंने सिर्फ एक पॉइंट का सवाल लगाया कि जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया था रोड बनने, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, और रोड कब तक बनेगी, कब तक, और अभी तक क्यों नहीं बनी, उसमें क्यों क्या कब तक पूछा जा सकता था। हमने इधर आरटीआई लगाया डीएम कार्यालय में, उधर हमें 30 दिन के बाद ही जो है उस पर रिप्लाई आ गया कि आपकी रोड जो है इस कारण नहीं बन पाया, बजट नहीं था। तो हमने फिर दूसरी आरटीआई लगाई कि इस 1996 में अभी तक कितना बजट आया, कितनी रोड बनवाई गई, तो उसका जवाब दे नहीं पाए वो। तो जब मैंने आयोग में डाला तो ये मुख्य सूचना आयोग जो है एम ए खान के वहां गई, तो उन्होंने जो है इस पे उनको जो है सूचना न देने के लिए दंडित के लिए एक नोटिस दिया, क्यों ना आपके ऊपर 250 से लेकर 25,000 का दंड लगाया जाए। तो डीएम ऑफिस से मेरे वहां चक्कर लगाने लगे कि आप डीएम ऑफिस आइए, फैजाबाद आइए, आप मिलिए, ये तो मैं गया नहीं। फिर वहां से लोग मेरे ऑफिस आए लखनऊ कि आपने ये आरटीआई लगाई थी, ये डीएम कार्यालय में दंड लग रहा है, और आप बताइए कहाँ रोड बनना है। तो मैंने बताया ये रोड है। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, गाँव जाके रोड बनाना शुरू कर दिया, रोड बनाना शुरू कर दिया। और फिर मेरे पास आए कि आप 2 लाइन लिख के दे दिए कि ये रोड हमारी बन गई है और हमें सूचना की आवश्यकता नहीं है।
तो मैंने उनके डीएम साहब का फोन था तो मैंने वही लिख के दे दिया। तो सुनवाई में जब डीएम साहब के वहां से जन सूचना अधिकारी उस वक्त गए, एडीएम थे वहां पर, और वो स्वयं गए। जब एम ए खान जी ने कहा देखिए सिद्दीकी साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने मछली फंसाई डोर मेरे हाथ में दे दी है, अब इनके लिखने से आपको ये सूचना माफ आपका दंड नहीं किया जाएगा। मुझे बड़ा वो हुआ कि भाई मैंने लिख के दे दिया, मेरा काम हो गया। तो ना नहीं, अब आपका दंड नहीं माफ होगा क्योंकि आपने अभी तक जो है इसमें सूचना इनको नहीं दी, रोड बनने से मुझे नहीं मतलब है। फिर एडीएम सब बड़ा वहां माफी वाफी मांगने लगे, तो एम ए खान ने कहा आप लिख के दीजिए कि सूचना आप कोई भी आएगी 30 दिन के अंदर देंगे। तो एडीएम ने वहां लिख के दिया, मोहर लगाया, साइन कराया। तो मेरा आरटीए का अनुभव ये रहा कि जब शुरुआत में आरटीए 2006 में मुझे पता चला, वही मार्च अप्रैल रहा होगा 2006 का, तो मैंने देखा इतना अच्छा काम कि आरटीए लगाते मेरी रोड बन गई, जो 1996 से मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त के आयोग ये नहीं देखते थे कि रोड बन रही नहीं बन रही, वो सख्ती से आरटीए एक्ट का पालन कराना चाहते थे। लेकिन आज के अनुभव जो आज इस वक्त चल रहा है 2023, आज के आयोग को ये मतलब ही नहीं है कोई आरटीई से। उनके बाद हमने लगाई आरटीई, उन्होंने सूचना मिली नहीं मिली वो खारिज कर दिया। तो अनुभव में मेरे ये रहा कि जो आरटीआई जो शुरू में आई, इतना अच्छा कानून, देश ने पहला कानून ऐसा बनाया कि आम नागरिक, देश का हर एक नागरिक इसको यूज कर सकता है, इसका 10 रुपए में इस्तेमाल कर सकता है, 10 रुपए में 10 लाख की सूचना ले सकता है फ्री में, अगर 30 दिन में सूचना नहीं देते हैं। लेकिन उस वक्त तो बहुत अच्छा मेरे सारे काम होते रहे, मैंने लोगों को बताया कि आरटीआई लगाइए, मनरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा था, उन लोगों ने खुद ही आरटीआई लगाई, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे लगाइए। फिर धीरे धीरे क्यों क्या कैसे ये सब हाईकोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे ये हट गया, तो सवाल हम लोग को बड़ी मुश्किल होने लगी कि अब सवाल कैसे बनाएं। तो हम लोग ने उसको क्यों क्या कैसे हटा के फिर सवाल बनाना शुरू किया कि ये कार्रवाई कब तक कराई जाएगी, इससे संबंधित पत्रावली हमें दे दी जाए, पूरी पत्रावली की नोट शीट सहित दे दी जाए। उसमें भी अधिकारी फंसने लगे कि अब उसमें भ्रष्टाचार होता है, नोट शीट पूरी फाइल मांगी है, तो मालूम हुआ टेंडर हुआ नहीं, बगैर टेंडर ही दे दिया काम। तो इस तरह का हमने बहुत से खुलासे किए। अभी तक कम से कम हमारे जो केसों में 150 रुपए जुर्माना लग चुका है, 25-25 हजार का, जिसपे एडीएम के ऊपर लगा, बीडीओ के ऊपर लगा, अपर नगर आयुक्त के ऊपर लगा, अधिशासी अभियंता लगा, एसडीओ के ऊपर लगा। लेकिन आज के सर आप देख रहे हैं, आप तो सर यूट्यूब पे बहुत अच्छा आप लोगों को राय दे रहे हैं आरटीआई के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद सर तनवीर जी को भी जय हिंद। सर एक्चुअली सर मैं भी काफी एक बार आयोग में मैं भी गया हूँ, तो जैसे तनवीर सर को बताना चाहूंगा या सुनील रवि सर थे हमारे साथ जुड़े हुए। तो सर आयोग एक्चुअली होता क्या है कि आयोग ये देखता है कि एप्लीकेंट है कैसा है, मतलब इसको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट का और कितना स्टडी करके आया हुआ है। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि आयोग कभी इन फेवर ऑफ जन सूचना अधिकारी की डिसीजन देता है, तो हम अगर बहस करें लंबी या अपनी जिद पे अड़ जाए कि आप इन धाराओं पे ये और आपने ये एक्शन लेना चाहिए, तो कभी कभी आयोग दोबारा री अपील करके भी उसको पेनाल्टी देता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं देता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा जिद्दोजहद करनी पड़ती है, परंतु उसमें एक चीज आती है कि हम भी इतना टाइम क्यों अपना बर्बाद करें, जब लीगल वे है कि 30 दिन के अंदर में सूचना नहीं दी तो उसको पेनाल्टी करना चाहिए आयोग को। उसमें बार बार उसको टाइम क्यों दे रहा कि आप क्या कहते हैं इसमें आपको 3 दिन का समय देते हैं या फिर 10 दिन का और देते हैं, तो ऐसा सब कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ये है कि उसने सूचना नहीं दी तो धाराओं जो आरटीआई एक्ट की जितनी धारा उसके अकॉर्डिंग उसको लेके पेनाल्टी करना चाहिए। सर एक तो सर ये बात आती है। सर दूसरी बात ये आती है कि एक सर लोगों में अवेयरनेस भी कम है, क्योंकि सूचना के अधिकार के बारे में लोग सूचना क्या लगानी क्या मांगना या चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, तो जन सूचना अधिकारी का चैम्बर भी खाली टाइम बर्बाद करेगा और हमारा भी टाइम बर्बाद होगा। तो सर प्रॉपर वे जो होगा जिससे हमको पब्लिक को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके। जैसे मैंने समाज कल्याण विभाग में एक आरटीआई लगाई थी, तो उसमें मैंने पूछा था क्या कहते हैं कि कितने लोगों को पेंशन दी जा रही है, कब से दी जा रही है, क्या हो रहा है करके, तो उन्होंने सूचना नहीं दी थी। तो बाद में आयोग तो वो मैटर चला गया था, तो आयोग ने 25 हजार की पेनाल्टी भी लगाई थी और विदिन 1 महीने के अंदर सूचना भी हमको उपलब्ध कराई गई। तो सर आयुक्त का जहां तक मामला है, कुछ जो हमारे आयुक्त है वो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे हम एक अनिल शुक्ला जी सर थे यहाँ पर, और सुरेश सिंह रावत अब पूर्व आईएएस भी रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर में डीएम भी थे। तो सर कोई आपके गुंजाल सर से, तो सर ये ऐसा कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, परंतु हमने क्या करना उनके आगे ऐसा प्रेजेंटेशन करना ला के देना है कि हम उनको अपनी बात को समझा सके कि सर इसमें कि लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कितना ज्यादा आएगा, कि पब्लिक को कितना ज्यादा फायदा पहुंचेगा।
और वो देखते हैं कि यार इंटेंशन मांगने वाले का ऐसा ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, खाली परेशान करेगा, तो सर इन फेवर ऑफ जन सूचना अधिकारी की जाएगा। नहीं तो आयोग ये चाहता है कि मैं पब्लिक एंड के फेवर में ही डिसीजन दूं अपना। तो सर ये भी मेरा व्यक्तिगत रहा है, क्योंकि मैंने भी ज्यादा तो नहीं किया है, शायद 5 7 10 लोगों पे पेनाल्टी 25,000 तक की लगवाई है, ज्यादा मैं आयोग जा नहीं पाया क्योंकि हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा पड़ता है यहाँ से टनकपुर से आने जाने में। और अभी मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर में, तो अभी मैं कुछ मेरे जो है 2 2 3 3 साल से पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। मैं तो आरटीआई के ऊपर आरटीआई लग रही है, आरटीआई के ऊपर आरटीआई लगा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे गुमराह करते हैं, फिर मैं उनसे वो चीज मांग लेता हूँ, फिर मुझे रविंद्र जी, गुमराह करते आप हैं, फिर मैं वो चीज मांगता किस हूँ। जिले और राज्य से मतलब बता रही हो, उनको था मालूम पड़ जाएगा। सर मैं एक चंपावत जिला पड़ता है उत्तराखंड में, और इसका एक टाउन है, अच्छा सा टाउन है, काफी बड़ा, टनकपुर टनकपुर बोलते हैं इस जगह को। यहाँ पर आप फेमस है पूर्णागिरि मंदिर टेम्पल करके एक है, पूरा हमारा उत्तर भारत का मेला लगता है यहाँ पर। तो सर ये है कि हम अच्छे लोग अपना ग्रुप जोड़ेंगे और अपनी लोग को बात को शेयर करेंगे और इसको सीखेंगे पहले। एक्चुअल में क्या होता है कि आपको तनवीर आप जी, सीखे और नहीं हो तो ये हम इसलिए ये लोग हमारे स्टूडेंट देखिए कितने सारे लोग एकदम भरे हुए, देखिए एकदम लड़ने को तैयार है एकदम। हाँ, आपका माइक बंद है, अपना माइक खोल सर लीजिए। तनवीर जी, आपका माइक बंद है। सर सर मैं थोड़ा सा और भी थोड़ा बताना चाहूंगा, तो बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ अपनी मतलब अपना। सर ये विभाग से नहीं कहता ना कि खरगोन ने मांग लिया यार परेशान कर देगा, इसलिए अब ये जीने नहीं देगा, हम आपका काम नहीं करेंगे, लीगल है लाओ, नहीं तो नहीं करेंगे। उनको लगता है कि ये बार बार इसके ऊपर डालेगा, फिर डालेगा, करने नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता लगता है कि इसमें गड़बड़ कर रहा है, अब इसको नहीं करने दूंगा मैं। और फिर ऑफिस से समझता है, विभाग ये देखता है कि यार ये क्या करेगा, अब ये छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए इस गलत काम को नहीं करेंगे, चाहे आप किसी की सिफारिश लगा लो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो सब कुछ काम तो हम रोक पाते हैं कि जो गलत होने से बच जाता है। और बाकी सर इस पे थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये होता है कि सरकार को परेशानी तो है इससे, क्योंकि वो करप्शन करने में उसको मजा जो आता था वो नहीं आ पा रहा है। परेशानी राजेंद्र जी उसी को है जो चोर और भ्रष्ट बेईमान है। सर वो तो सर पब्लिक मैक्सिमम लोग हैं वो तो सर, वो तो उनकी बहुत आदत ज्यादा है। तो अगर लोग बच रहे हैं तो इसका मतलब हम एकदम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ सर, हमारा सर डायरेक्शन बढ़िया है, और लोग समझ भी रहे हैं कि यार आरटीआई जब से आई है तब से हमको अब देना पड़ेगा, मैंडेटरी देना पड़ेगा और पेनाल्टी पड़ेगी। तो असल वो एक अवेयरनेस तो आई है, स्टाफ भी कहता है, कभी कभी बड़े अधिकारी भी कहता है यार कोई मांग लेगा तो क्या जवाब देंगे, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इतना तो सोच रहा है विभाग, इतना सोच रहा है, ऑफिसर्स भी इतना सोच रहे हैं, जन सूचना अधिकारी भी सोच रहा है कि यार हमको देना पड़ेगा तो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए अब ये काम नहीं करेंगे। और सर इस पे हम और अच्छा काम करेंगे तो और अच्छा हम लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हम इसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने अपना अनुभव शेयर किया। कि कोई और चाहता है कुछ अपनी बात सवाल करना चाहता है, कुछ शेयर करना, कर सकते हैं, जल्दी कीजिए, हम लोग खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर। किसी का कोई सवाल है या खत्म करें हम लोग? हसीब आप हैं, चले गए? इज एनी क्वेश्चन हसीब? अच्छा, शैलेश चाहते हैं सवाल। शैलेश बोलिए, माइक खोलिए अपना। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आयोग अगर हम में से कोई भी, क्योंकि हम में से कुछ लोग नए हैं, तो आयोग की तरफ से अगर लेटर आ रहा है आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो हम लोग क्या क्या तैयारियां करके जाएं? तनवीर जी अपनी माइक खोल लीजिए, सवाल कर रहे हैं आपसे, आपका माइक बंद है। हाँ जी सर, देखिए आयोग से अगर नोटिस आती है आपके, तो सबसे पहले तो आपने धारा 6 में क्या क्या पॉइंट मांगा है, आपको क्या क्या सूचना मिली है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये सूचना बिंदु 1 की सूचना सही है कि गलत है, बिंदु 2 की सूचना सही है कि गलत है। आप इसको अलग एक बीफ करके बना के ले जाएंगे आयुक्त महोदय के नाम और प्रतिलिपि जन सूचना अधिकारी के नाम। ये जन सूचना अधिकारी, मैंने सूचना मांगी थी फला तारीख को, जन सूचना अधिकारी ने 30 दिन बाद अगर सूचना दी तो एक तो उनको दंडित की बात कीजिए, दूसरा आपको क्षतिपूर्ति दिलाने की बात कीजिए, तीसरा सूचना का मिलान कराइए कि ये सूचना के मिलान जो है करें, ये सूचना में गलत दी गई, ये सही दी गई है। तो आप आयोग जब भी जाइए तो पूरा स्टडी करके जाइए और एक कागज पे लिख के ले जाइए, जिससे आपको वहां पे कागज पलटना ना पड़े इधर से उधर। कभी कभी क्या होता है, लोग कागज इधर पलटते उधर पलटते हैं, तो सूचना आयोग कहता नहीं बाद में आइए, चलिए डेट लगा दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए धारा 6(1) में आपने क्या क्या मांगा है और जन सूचना अधिकारी ने कितने दिन में आपको सूचना दी, सही दी गलत दी है। अगर सही दी तो कोई बात नहीं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है आयोग, और अगर गलत दी है तो आप उसका बिंदुवार लिखते हुए ले जाइए कि बिंदु 1 पे इन्होंने सूचना ये गलत दी है, बिंदु 2 की गलत ये दी है,
और इन्होंने 30 दिन बाद दिए तो उनको धारा 20(1) धारा 20(2) के तहत कार्रवाई करने की बात कीजिए और आपको क्षतिपूर्ति दिलाने की बात कीजिए कि जो आपका समय बर्बाद हुआ, खर्चा हुआ, वो भी दिलाया जाए। तो ये आप स्टडी करके जाइए, जिससे वहां पे सूचना आयोग अगर आपसे पूछे ये जन सूचना अधिकारी, तो आप उससे कह सके। इस विषय पर शैलेश एक वीडियो मेरा यूट्यूब पर है, आयोग जाने से पहले जाने इन धाराओं को, ठीक है, जाके थोड़ा उसको देख लीजिएगा। और जो तनवीर सर जो कह रहे हैं ना कि क्षतिपूर्ति 19(8)B सेक्शन नोट कर लीजिए आप, इसके तहत आप क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। 19(8)B का भी मेरा चैनल पे वीडियो है, आप उसको भी जाके दे सकते हैं। और आयोग में जाने से पहले जाने इन धाराओं को, इस पर भी मेरा एक वीडियो है। जितना आपको तनवीर सर ने बताया, अगर आप उसको नोट कर लीजिए अच्छी बात है, अगर आप भूल जाते हैं किसी वजह से जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई सवाल? सर एक प्रश्न और है मेरा। सर सपोज कि मैंने एक ही डेट में 8, 10 या 5 या 15 RTI लगा दी, तो और मुझे सूचना नहीं मिली। जैसे सबसे पहले मैं सर आपको बता दूं, मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं यूपी के शाहजहांपुर जिले से हूँ। और यहाँ का मैं आपको बता दूं कि किसी भी विभाग में आप RTI लगा दें, कोई व्यक्ति जिले का सूचना नहीं मिलनी, तो सर के मार्गदर्शन के अनुसार मैं धारा 18 का इस्तेमाल करते हुए सीधे शिकायत करता हूँ। तो अभी इसी क्रम में मैं ICDS से ये बाल विकास पुष्टाहार के मामले में लगभग आज की डेट में, मैं एक्चुअली अभी इस समय देर में आया हूँ क्लास में, तो मैं रजिस्ट्री करने गया था। आज मैंने लगभग 23 रजिस्ट्रियां की हैं विभिन्न क्षेत्रों के ये ICDS वाले मामले को लेके। कोई सवाल हो तो बताइए, कोई सवाल हो तो बताइए शैलेश, और भी लोगों को सवाल। जी मैं यही बता रहा हूँ। तो सर जैसे मान लीजिए मैंने एक दिन में 8 RTI लगाई, तो जो मैं आयोग को धारा 18 का इस्तेमाल करते हुए अगर शिकायत करूंगा, तो क्या मुझे लिफाफे अलग अलग बनाने पड़ेंगे या एक ही फॉर्मेट में मैं कर सकता हूँ? लिफाफा आप एक बना सकते हैं, लेकिन सारे RTI के अलग अलग आपको धारा 18 बनानी पड़ेगी जी। एक लिफाफे में दे सकते हैं आप, जो 3 कॉपियां बनती है सर। हाँ, 3 कॉपी आप बनाइए, एक सेट बना के लिफाफे में रख दिए। एक साथ आप 10 रख सकते हैं, लेकिन सेट अलग अलग होना चाहिए। जी 3 का सेट अलग अलग होना चाहिए। एक लिफाफे में आप रजिस्ट्री भेज सकते हो, उसमें वजन आ जाता है ना, रजिस्ट्री जब आप करेंगे तो उसमें रसीद पे वजन आ जाता है, तो आपने कितने भेजे हैं उसका वजन, आपको वजन से आपको पता चलेगा आपने इतनी भेजी है। तो आप 3 सेट में बनाइए धारा 18 और उसमें 4 रख दीजिए, 4 धारा 18 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कायदे से तनवीर ये अलग अलग भेज देंगे, अलग अलग भेज देंगे तो ये फायदा होता है आपको कि रसीद अलग अलग आपको लगाने में आसानी रहती है और आपको पता है कौन किसकी भेजी है, आपने रसीद उसमें लगाई है। तनवीर कायदे से तो ये भी गलत है कि जो 3 सेट ये लोग मांगते हैं नियम अनुसार, तो ये भी गलती है ना सर। ये नियमावली में कर दिया 2015 नियमावली जो बना है, कर दिया है राज्य स्तर पे, कई सारे राज्यों ने कर दिया है, लेकिन हालांकि गलत तो ये भी है। कार्य से हमको एक ही सेट भेजना चाहिए, है ना, लेकिन बदल दिया। एक्ट से ऊपर नियमावली होती नहीं है, लेकिन ये लोग एक्ट को नीचे कर दिया, नियमावली को ऊपर कर दिया है, जबकि एक्ट ऊपर है, नियमावली कोई मान्य नहीं रखती है। तो इनको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं ना इसको। तो सर चैलेंज कोई अच्छा एडवोकेट नहीं मिल रहा, मैंने कम से कम 20 केस किए हैं। ठीक है, सीवी पांडे जी बताया, हम लोग बात करते हैं, 2 एडवोकेट मेरे पास अच्छे हैं सर सीवी पांडे जी जो हैं पूर्व जज रह चुके हैं, राज्यपाल के सलाहकार रह चुके हैं, और RTI को बनाने के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। RTI को लागू करने के लिए उन्होंने 5000 में RTI हम लोग के हाईकोर्ट ले जाते हैं, लेकिन अब वो इतने सीनियर हो गए, 70 साल ऊपर हो गए कि वो जाते ही नहीं, जूनियर को भेज देते, साइन अपना कर देते हैं। तो ये दिक्कत है कि RTI का कोई ज्ञानदान मिल ही नहीं। हमने जितने भी लगाए लोग कह देते हैं हाँ कर देते हैं, हम क्रिमिनल का केस सिविल वाले कहते हैं हाँ कर देगा, लेकिन जाके दाल कर देता फिर वो फेल हो जाता उसमें। ब्रिजेश यादव का कोई सवाल है? ब्रिजेश अपना वीडियो खोलिए, अपना बारे में बताइए, कहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं अपने। ब्रिजेश यादव। सर मैं ब्रिजेश कुमार यादव रायसिंह खेड़ा माती जिला लखनऊ का रहने वाला हूँ। सर मेरा सवाल है कि यदि सूचना आयोग में हमने आपत्ति दाखिल की, आपत्ति में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार कैसे करें? आप दूसरी आपत्ति भेज सकते हैं बना के कि मैंने फला तरह का आपत्ति भेजा था, उसमें ये कमी रहेगी तो हम इसमें नए उसमें सिरे से फिर से लिख दीजिए। ऐसे आपत्ति का एक्ट में कहीं भी प्राविधान नहीं है। सूचना आयोग की जो 2005 की एक्ट है, आपत्ति का कहीं भी नहीं।
ये लोग आयोग वाले ही मानते हैं, लेकिन आप दूसरी चिट्ठी दे सकते हैं। उस चिट्ठी का हवाला देते हैं कि उस चिट्ठी में मैंने फला तारीख को भेजा था, उसमें ये चीज छूट गई थी, ये हम फिर से नए सिरे से इसमें लिख के आपको आपत्ति दिए दे रहे हैं। और जन सूचना अधिकारी को आपत्ति भेजना जरूरी है। सबसे पहले ये लोग आयोग में दे देते हैं, जन सूचना अधिकारी को नहीं देते हैं। और आयोग की पत्रावली आयोग पलट के देखता है अपनी पत्रावली, वो जन सूचना अधिकारी पूछता कोई आपत्ति आई, जन सूचना कहता है कोई आपत्ति नहीं, उसी में खारिज कर देता है आयोग। जी सर। ठीक है, किसी को कोई सवाल? ये सर- सवाल में है। हाँ राजेंद्र जी, सवाल बताइए जल्दी से। सर एक कंफ्यूजन सर जैसे हमने कोई सूचना मांगी जिलाधिकारी कार्यालय से, तो सर उन्होंने 63 में ट्रांसफर कर दी। सपोज जो सूचना थी हमारे बिजली बोर्ड से, विद्युत विभाग से, तो सर विद्युत विभाग उसमें बनेगा आपका लोक सूचना अधिकारी, और उसका सर अपीली अधिकारी जो होगा उसका सीनियर मतलब एसडीओ रैंक का कोई हो सकता है। तो सर जब हम आयोग में जाएंगे तो सर हमारा जिक्र डीएम कार्यालय का भी होगा या उसी का होगा कि जिसको उसने ट्रांसफर किया छठी में? नहीं, जिसको ट्रांसफर किया है उसका जिक्र होगा सर। अच्छा, तो धारा 36 में ट्रांसफर कर दिया ना जिलाधिकारी ने, तो अब पार्टी में बनेगा। अब सर हमें ये लगता है कि जो जिला कार्यालय ने 6 दिन में गलत जगह ट्रांसफर कर दिया चिट्ठी को, तो सर उसके लिए क्या होगा? नहीं, गलत जगह कर दिया तो आप उसी को पार्टी बनाइए। आप उसमें लिखिए कि डीएम ऑफिस से मांगा तो इन्होंने धारा 6(3) में गलत ट्रांसफर किया है, ये सूचना हमारे जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित है, और उसके पार्टी बनाइए उसी को। तो सर कंप्लेंट में जाएगा या सेकंड अपील में जाएगा वो मैटर? आप दोनों रास्ता अपनाइए। आप प्रथम अपील भी कीजिए और धारा 18 में आयोग में भी जाइए, क्योंकि प्रथम अपील का 45 दिन का यहाँ समय लेते हैं, 30 दिन में अगर आप जानेंगे तो वापस कर देते हैं। और इधर आपने धारा 18 लगाए तो नोटिस चली जाती है, तो आपको वहां आयोग में तलब हो जाते हैं। तो दोनों चीज करिए, धारा 18 भी कीजिए। ये तो पढ़ाया था राजेंद्र जी आप लोगों को। हाँ नहीं सर पढ़ाया तो मतलब अभी एक्चुअल में सर मेरे साथ क्या हुआ ना, एक लोक सूचना अधिकारी से मैंने सूचना मांगी थी, तो सर उसने गलत जगह चिट्ठी ट्रांसफर किया सर। अब वो डीम्ड अधिकारी को और ढूंढ रहा है, वो मतलब वो चिट्ठी 3-4 जगह ट्रांसफर हो रही है। गलत है ये, तो ये गलत है ये। आप प्रथम अपील में जाइए, धारा 18 में भी कर दीजिए, दोनों आप कर सकते हैं। धारा 18 की कोई टाइमिंग नहीं, देखिए सेकंड अपील का 90 दिन का समय होता है। सर प्रथम अपील में 10 साल बाद भी लगा सकते हैं। सर प्रथम अपील में किस में जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा? नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय में आपने लगाया है सूचना, उन्होंने गलत ट्रांसफर किया है, तो प्रथम अपील भी जिलाधिकारी कार्यालय में ही होगी। अच्छा, तो सर जिलाधिकारी कार्यालय का सर उसने मेरे को ना ट्रांसफर 6 दिन में की है, पर उसने अपीली अधिकारी का नाम पता नहीं दिया, उसमें ये भी दिक्कत करी है। आप अपीली अधिकारी के नाम की कोई जरूरत नहीं, आप लिखिए प्रथम अपीली अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी और लखनऊ, जैसे लखनऊ में लखनऊ लिख दीजिए, आपका जहां जिला हो वो लिख दीजिए, बस प्रथम अपीली अधिकारी खाली होना चाहिए। कार्यालय का एड्रेस वही होना चाहिए। अगर आपको नाम नहीं मालूम है तो आप जो है खाली ये लिखिए प्रथम अपीली अधिकारी कार्यालय फला फला, बस। राजेंद्र जी खेती रहना, सर का डायलॉग अंधेरे में तीर मारना। ठीक है, किसी का कोई सवाल? हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तनवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने अनुभव शेयर किया और आपने हमें समय दिया, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। और बहुत सी बातों को हम लोगों ने सुना और समझा, और आपकी तकलीफ को भी जाना, कितना आप संघर्ष कर रहे हैं हमने ये भी देखा। और आपके अनुभव से, जो आपने अपना अनुभव रखा है, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपके अनुभव से बहुत लोगों ने अपना मार्गदर्शन मिला है उनको आगे बढ़ने के लिए, और भविष्य में हम लोग कैसे आपके साथ में खड़े हो सकते हैं, कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। सूचना आयोग का जो आपने एक मिशन बनाया है बचाने वाला, उसमें हम कैसे सहयोग करेंगे, हम जरूर आपके साथ खड़े होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इनवाइट किया, इसमें बुलाया, मेरी बातें सुना।